नमस्कार, बाजार 10 से 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह मैं आज फिर कनेक्टेड हूं आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी का एक आउटलुक लेकर, और साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं अलग अलग मेहमानों से। आज हमारे साथ जो मेहमान होने वाले हैं पहले जुड़ेंगे उनका नाम है रोहित शिंगरे। उनसे बातचीत करेंगे, एक बार उनका भी पता कर लेंगे कि वो क्या इस समय बाजार के अंदर कह रहे हैं, और फिर आपके सवाल तो हमको भेज रहे हैं। रोहित सर इनफैक्ट मेरे साथ कनेक्ट भी हो गए। मैं जरा रोहित सर के पास जाता हूँ और फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं। रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय आज फिर से देने के लिए। जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी तब भी आप यही कह रहे थे कि अभी 12,000 साढ़े सॉरी 13,000 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाओ। ये एक ऐसा पॉइंट है, जंक्शन है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए और बाजार को पार होने में मुश्किल दिख रही है। ये दिख रहा है सर। 19 तारीख की कल की जो वीकली एक्सपायरी होने वाली है उसका ऑप्शंस का डाटा ये कह रहा है कि 13,000 के ऊपर के पुट्स वालों का इंटरेस्ट जाग गया। उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ 13,000 पार नहीं होगा कल तक, तो इसलिए वो बहुत अच्छे से पुट्स में थोड़ा बहुत पोजीशन ले रहे हैं और कॉल्स को धीरे धीरे करके कचर रहे हैं। जैसे 13,000 वाली कॉल जो है, मैं उसका एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ। कल तक उसकी कीमत 27 रुपए थी, आज 13 रुपए कर दी। कल अगर बाजार ऐसे साइडवेज रहेगा, मार्केट नहीं टूटेगा लेकिन उसको 5 रुपए की कर देंगे। तो आपका भी यही मानना है कि अब 13,000 फिलहाल एक हर्डल है, कोई भी बड़ी मूवमेंट अब 13,000 के बाद ही आएगी? उससे पहले तक ये मान के चलो कि हाँ छोटे मोटे जो स्विंग है ऊपर नीचे के वो होते रहेंगे। बुलिशनेस अभी भी है, बायसनेस पॉजिटिव ही रखो। गुड मॉर्निंग नित्य जी। आई थिंक देखिए बिल्कुल मुझे लग रहा है कि 13,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल का काम करेगा। और जब तक उसके ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं करेंगे, हम लोग फ्रेश तेजी की बात नहीं कर सकते। देखिए डेटा की अगर मैं बात करूं, जो आप बता रहे हैं, अगर डेटा की हम लोग अगर बात करते हैं तो डेटा हमेशा ऊपर की तरफ आपको दिखाना चाहिए कि भाई जो लेवल्स है वो ऊपर जा रहे हैं। अगर मैं करंट लेवल्स की बात करूं, जो हम लोग आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी माइनस दिखा रहा था, बट हम लोग नीचे खुले और वापस ऊपर गए। उसका रीजन ये है कि देखिए 12,800 के फुट के अंदर राइटिंग है। उसका मतलब ये है कि एक जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो ऑलरेडी 12,800 के करीब करीब क्लियरली बना हुआ है। तो 12,800 का जैसे ब्रेक हो जाएगा ना, तब हम लोग एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी के अंदर डेफिनेटली देखेंगे। बट अगर ये बेस जो है ये ऊपर अगर शिफ्ट होता है, जैसे 12,900 के फुट के अंदर भी राइटिंग स्टार्ट होती है, अगर उसके मतलब हम लोग ट्रेड करते हैं, तो जो ये बेस है ये बेस हमेशा ऊपर बनते रहेगा। तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। शॉर्ट्स तो डेफिनेटली नहीं करना है, लेवल्स को देखिए शॉर्ट्स करेंगे। बट यस, 13,000 के कॉल्स के अंदर भी काफी अच्छी राइटिंग है। उसका यह मतलब है कि इमीडिएट बेसिस पे 13,000 भी ज्यादा ब्रेक करने की गुंजाइश नहीं है। तो 13,000 समझदारी की बात यही रहेगी कि 13,000 में मैं प्रॉफिट बुक करूं। जब 13,000 के ऊपर सस्टेन करेंगे, वापस हम लोग जब डेटा चेक करेंगे और हम लोग को लगता है कि थोड़ा और पॉजिटिव पड़ेगा, तो हम लोग फ्रेश लॉन्ग्स बनाएंगे। बट समझदारी की बात यह है कि 13,000 के करीब करीब आपको प्रॉफिट बुक करना है। 12,800 के नीचे आपको लॉन्ग्स खड़े नहीं रहने हैं। इंटरेस्टिंग। तो आपको ये बात बिल्कुल ठीक है कि 12,800 के नीचे आपके लॉन्ग नहीं खड़े होने चाहिए। ये बेस अभी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के अंदर, इसको हमने थोड़ा डिसाइसिवली 784 के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। हाइज है, विक विक लगा के। बार और विक में थोड़ा फर्क होता है, कई लोग बार से कैलकुलेट करते हैं, कई लोग विक से कैलकुलेट करते हैं। तो हमने विक से कैलकुलेट थोड़ा बहुत किया हुआ है, तो उसमें 784 है। एक बार फाइनली ब्रेक हो जाएगा तो हमारा भी ऐसा मानना है कि कंसोलिडेशन का पैटर्न भी ठप हो जाएगा, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे। फिर हम 100 200 300 पॉइंट तक नहीं जा सकते, फिर तब की तब देखेंगे, जब ब्रेक होगा तब होगा। फिलहाल आप मोमेंटम गेन नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको साफ दिख रहा है। आपको मोमेंटम, आप इंजन नहीं स्टार्ट हो रहा गाड़ी का आपका। नहीं तो आप कंपेयर करो ना, आप जब भी किसी लेवल को ब्रेक करते हो आप कैसे चलते आ रहे हो। ये लेवल को ब्रेक करने के बाद चलने का स्पीड है, ये लेवल को ब्रेक करने को चलने की स्पीड आप देखो, दोनों को कंपेरिजन करके आपको साफ दिख जाएगा। एक कंपेरिजन में आपको और भी दिखा सकता हूँ, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा पुराना है, बट इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। जब चलने की स्पीड होती है इसको कहते हैं स्पीड। यहाँ पे कचरा आ जाता है, शॉर्ट्स कवर्स जबरदस्त होते हैं। तो वो लैक क्लस्टर चीजें मेरे को चार्ट में भी दिखी है, वो डेरिवेटिव्स के डाटा में भी दिख रही है, वो इंस्टीट्यूशंस के डाटा में भी तो काफी हद तक नोटिस हो रहा है। इसलिए अब कोई भी बड़ी बात 13,000 के बाद ही बुलिशनेस रखनी है, बाजार के अंदर रखनी है। आते हैं सर स्टॉक्स में, एक एक करके मैं जरा शेयर, पहले कुछ एक व्यूअर्स के हमारे शेयर्स हैं सर, पहले मैं जरा वो आपसे ले लेता हूँ, फिर मैं कुछ अपने शेयर्स पे भी आता हूँ। सर एक बार जरा एक्शन कंस्ट्रक्शन आप देखना, कैश का शेयर है सर। एक्शन कंस्ट्रक्शन एस के नाम से मिलेगा, ACE, और इसका जो भाव है 94 का है, बैक टू बैक चल रहा है, शेयर अच्छा लग रहा है। ये सर एस्कॉर्ट्स के बराबर की कंपनी है ये, वैसे ही हाइड्रोलिक पंप वगैरह हाइड्रोलिक चीजें बनाती है लिफ्टिंग वगैरह के लिए, क्रेन्स वगैरह का मेन काम है। लैंड बैंक बहुत अच्छा है, मैं तो जानता हूँ, मोटर्स को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ।
डिम्पी जी देखिए, इसकी अगर बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है ऑलरेडी बना हुआ है चार्ट्स के अंदर, बट कहना कहीं अगर ये लेवल सस्टेन कर जाते हैं 94 95, अगर इसके वीकली चार्ट अगर हम लोग देखिए तो 94 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट हम लोग को वीकली चार्ट पर देखने को मिलेंगे। तो 95 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है स्टॉक तो एक फ्रेश रैली हम लोग को देखने को मिलेगी। बट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, अगर मैंने नीचे से लिया है तो डेफिनेटली मैं थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक करूंगा, बिकॉज देखिए मार्केट भी कहीं ना कहीं टॉप पे है। फ्रेश एंट्री एज ऑफ नाउ मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज एक बड़ा मूव हम लोग देख चुके हैं। 60 रुपए का आई थिंक स्टॉक था, अगर मैं सही नहीं हूँ, 60-70 रुपए से जो रैली आया है सीधा 95 के करीब करीब, तो काफी अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है 40-45% का। तो मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे फ्रेश एंट्री ना करे, किसी के पास में है तो बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। आपको लेवल्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, 95 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वापस 10-15 रुपए का मूव आपको देखने को मिलेगा। बट अगेन समझदारी वही रहेगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करूं और थोड़ा बहुत मैं अपना जो पोजीशन को होल्ड करूं। सर फ्रेश वालों को तो नहीं है ना, जो भी खरीदना चाहते हैं उनको तो थोड़ा दूर रहना भी। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, फ्रेश तो खरीदारी यहाँ पे नहीं रहेगी, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में नहीं है। काफी बड़ा मूव हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में नहीं है। ठीक है डन, तो आप इससे थोड़ा सा बच जाइएगा सर। अगर आपके पास सौदे हैं तो ठीक है, रख लीजिए अपना प्रॉफिट, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो, प्रॉफिट बुक कर लो जैसे आपको ठीक लगता है। नया लेने का अगर आप मन बना रहे हो और सोच रहे हो तो ठीक है, अवॉइड ही करो दीपक जी, आप इसको थोड़ा अवॉइड ही करो। एक सर सेंचुरी प्लाई भी इनका ही शेयर है, इन्वेस्टमेंट के बारे में इसे एक्चुअली पता करना चाहते हैं। सेंचुरी प्लाई, मैं जरा वही आपकी स्क्रीन पर लेता हूँ सर। सेंचुरी डिम्पी जी प्लाई यहाँ पर आप अगर चाहिए तो थोड़ा बहुत आप लेके चल सकते हैं, बिकॉज देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको 15-20 रुपए से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसमें अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो 180 का काफी स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी बन चुका है। सेंचुरी प्लाई के अंदर रिसेंटली ब्रेकआउट हुए हैं, काफी अच्छे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट है। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, खराब नहीं है स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको कोई भी डिप मिलती है करंट लेवल्स पर, या थोड़ा ऐड कीजिए डिप में, थोड़ा आप ऐड कीजिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बना के चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 230-235 जो कि इसके स्ट्रॉन्ग हर्डल है, वहां तक इमीडिएट बेसिस पे जाना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, 230 रुपए के टारगेट ऊपर की तरफ। ठीक है, तो सेंचुरी प्लाई आप ओके कर रहे हैं सर, और इसमें हम 180 रुपए का स्टॉप लॉस, थोड़ा और छोटा करेंगे तो 178 भी चल जाएगा सर, रख लें 178 भी स्टॉप लॉस। चल सकता है रिबी जी, करीब करीब वहीं पे बन रहा है स्टॉप लॉस, तो बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो 178 का एक स्टॉप लॉस रखो और 200 रुपए के ऊपर यानी कि करीब 230 रुपए तक का अपना टारगेट मान के चलो, आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ठीक है, ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा फिर कैलकुलेट करना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। ठीक है सर, एक सर और शेयर है जरा HUL, एक बार जरा आप इसको और देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए नो डाउट एक अपट्रेंडिंग स्टॉक है, बट आपको पता है कि डिफेंसिव काउंटर है। जब निफ्टी में थोड़ा पैनिक रहता है तब इसके अंदर थोड़ा एक्टिव हम लोग देखते हैं। तो एक लगाड़ अभी तक बना हुआ है, एक रेंज में जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि देखिए इसमें एज सच ट्रेडिंग के लिहाज से आपको मौके नहीं ढूंढने चाहिए, बट यस अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नतीजा है या 6 महीना 1 साल तक होल्ड करके चल सकते हैं तो ही आपको ध्यान देना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को। नो डाउट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो जब तक ये 2000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर गुंजाइश है कि वापस से 2300 तक आपको दिखा सकता है लेवल्स। तो टेक्निकली साउंड है, बट अगर मैं ट्रेडिंग के लिहाज से बोलूं तो मैं ट्रेडिंग के लिए पिक नहीं है, बट यस मेरा नजरिया 6 महीना 1 साल का है तो बिल्कुल मैं बने रह सकता हूँ पिक के अंदर। ये साफ ही दिख रहा है सर, ट्रेडिंग का इसमें बिग इसलिए भी नहीं है क्योंकि पूरी तरह से एक रेंज के अंदर बंधा हुआ शेयर है। बड़ा शेयर, पैसों के हिसाब से बड़ा शेयर होने के बावजूद भी रेंज में बंधा हुआ शेयर है। थोड़ी इसकी वैसे भी तासीर कमी है हिलने डुलने की, बट ठीक है फिर भी आप उसको देख के चले। जब तक 2000 नहीं टूटता तब तक कोई खास बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ तब तक ठीक है, बुलिशनेस इसके अंदर है। लेकिन जब चल जाएगा, 2 दिन के अंदर पैसे दे देगा, 1 दिन के अंदर पैसे दे देगा, तो फिर वो आपकी एक्चुअल राइट चॉइस नहीं है। बाजार के अंदर और भी कई ऐसे शेयर हैं, एक्चुअल राइट चॉइस नहीं है, क्योंकि आपको स्विंग में पूरा पैसा बना पाना वो क्लैरिटी नहीं देगा। अगर आप चार्ट देखते हैं या फिर कुछ भी आपका जो भी डाटा है, आपको कोई भी शायद जल्दी जल्दी एडवाइस नहीं करेगा। एडवाइस यही होगी कि हाँ ठीक है आप हो तो इसमें बने रहो, हम भी यही कह रहे हैं आप हो तो इसमें बने रहो। आप इसमें अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये राइट चॉइस नहीं है, चॉइस बदलनी पड़ जाएगी, बस इतना ही काम करना है। शेयर वैसे ही गलत नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर कुछ स्टॉप लॉस देोगे आप इसमें? एक्चुअल का कोई स्टॉप लॉस 2000 से ऊपर का हो तो? एक सेकेंड मैं वापस एक बार देख लेता हूँ। वैसे अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो इसमें 2030, बिकॉज थोड़ा हम लोग पैनिक देख रहे हैं स्टॉक के अंदर,
तो मुझे लग रहा है कि वो एक स्टॉप लॉस जो था 2000 का एक परफेक्ट स्टॉप लॉस है, बट अगर उसके ऊपर का अगर स्टॉप लॉस चाहिए इमीडिएट बेसिस तो मुझे लग रहा है कि 2100 2100 काफी अच्छा बेस है। मुझे लग रहा है कि 2100 से एक बार बाउंस आ सकता है स्टॉक में। 2100 का एक बार बाउंस आ सकता है। एक्चुअली वो हमारा वीएम का भी एवरेज खत्म ही हो जाएगा वहाँ पे, ये एवरेज वॉल्यूम प्राइस होता है। एक 2100 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो फिर वो 2000 का ही बनेगा, यानी कि पूरी रेंज का बनेगा 2030, इस रेंज का जाके इस रेंज पर भी अपना बॉक्स खत्म किया हुआ है। ठीक, अदरवाइज आपको 2100 का भी है, अगर आपको स्टॉप लॉस ही रखना चाहते हैं तो आई होप कि ये स्टॉप लॉसेस आपके काम आएंगे, बहुत डीप स्टॉप लॉसेस नहीं है। ठीक है सर, आगे एक शेयर में जरा और पता करता हूँ, शिवांग मेहरा का है अवंती फीड्स। एक बार जरा ये चेक करेंगे सर, अवंती फीड अगेन डिम्पी सेम स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर एचयूएल का था, एक कॉपी है जो एचयूएल की लग रहा है। हाँ वही मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए एक साइडवेज मोमेंटम हुआ है, एक वैसे काफी वोलेटाइल काउंटर है, हाई बीटा नेम है अवंती फीड, एक बार चलना स्टार्ट करता है तो काफी बड़ा मुंह दिखाता है 10-15% का। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर लेवल्स की बात करूँ तो 450 450 का काफी अच्छा बेस है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ अगर मैं इसके ब्रेकआउट जोन की बात करूँ तो वो रहेगा 515 या 520। तो 520 के ऊपर जब तक ये स्टॉक निकलेगा नहीं, इसके अंदर आपको एक्शन देखने को मिलेगा नहीं, तो आपको लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने पोजिशन ट्रेडिंग के लिहाज से लिया तो आपको तो थोड़ा स्टकअप हो चुके हैं, बट अगर पोजिशन लिहाज से लिया तो 450 रुपए का आप ध्यान रखिए लेवल नीचे की तरफ, वहां पर आपके स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने हैं। और ऊपर 520 जैसे लेवल ये ब्रेक करता है तो मेरा मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा मुंह देगा फिर आपको 550 570 तक। तो 520 का लेवल काफी अहम लेवल है ऊपर की तरफ, उसके ऊपर निकलेगा तो ही करंट आएगा स्टॉक के अंदर। नहीं पता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो लेवल पे मैंने स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ये 550 से ऊपर के लेवल है, ये 450 लेवल में बीच में फंसे हुए, आइदर ब्रेकआउट आइदर ब्रेकडाउन, इनमें से कुछ भी मिल जाए, देखते हैं क्या मिलता है। 513 का आप मान के चलेगा कि ब्रेकआउट होगा, और नहीं तो फिर 450 तक भी आ सकते हैं। अवॉइड इट, अभी थोड़ा छोड़ देना चाहिए, पहले कुछ करने दो इसको, फिर देखते हैं अवंती फीड्स के अंदर फिलहाल हम छोड़ देते हैं। हाँ, आपके पास है, बने रहो, तब कोई दिक्कत नहीं। दो अलग अलग चीजें लेना चाहते हो तो ये भी कोई अच्छा वैसा ही शेयर नहीं, थोड़ा साइडवेज है, और अभी तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा भी देख ताकि इसमें ट्रेड करना है। नेक्स्ट एक और शेयर है कैनरा बैंक। हमारे व्यूअर हैं वो कह रहे हैं कि कैनरा बैंक की कॉल क्या बाय कर सकते हैं, और अगर कोई है तो कोई टारगेट। ऑफ कोर्स तो कैनरा बैंक के चार्ज एक मतलब रहेगा कि कॉल उसकी बाय करनी है कि नहीं करनी है। सर एक बार जरा देखेंगे आप कैनरा बैंक, एक सेकंड में मुझे 93 पे चल रहा है, थोड़ा साइडवेज से कोशिश तो कर रहा है ऊपर आने की, बट प्रॉब्लम वही है ना कि मार्केट में अपने हाई पे ही खड़ा हुआ है। डिम्पी जी देखिए कैनरा बैंक के अंदर देखिए स्ट्रक्चर तो ओवरऑल ठीक है। अगर आज के लोज अगर होल्ड कर जाता है स्टॉक, आज के जो लोज है अगर वो होल्ड कर जाता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार थोड़ा आपको जो है मूवमेंट देखने को मिलेगा 95 96। दो मैं इतना ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ स्टॉक को लेकर, बट यस इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है कि प्ले करके चल सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो डे लो का रहेगा, जो कि करीब करीब 92 90 150 के करीब करीब है। 92 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ऊपर की तरफ 95 96 के लिए अगर आपको कॉल भी बाय करना है तो बाय करके चल सकते हैं, बट इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड कीजिएगा। सर इंट्राडे में कॉल में कुछ खास मिल नहीं सकता है इनको, फिर तो सीधा शेयर्स में रखें, क्योंकि एक तो स्टॉक ऑप्शंस की कॉल है, खुद ही शेयर इतना ढीला चल रहा है तो उसके ऑप्शंस में पता नहीं बहुत तेजी से चल पाएगी। मैं एक बार कैन बैंक की फिर भी कॉल चेक कर लेता हूँ, अगर मिल जाए तो कुछ ऐसी कॉल की जो ढंग की कॉल हो। तो वैसे सर आप कौन सी कॉल कह रहे हैं, 95 की 100 की रखूं फिर? देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर आपको इंट्राडे के लिहाज से लेना है तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है एज सच ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करके, बट कैरी नहीं करना है, बिकॉज बैंक्स के अंदर एक लगाड़नेस हम लोग देख सकते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी कभी अभी तक चली नहीं है पीएसयूज नो, और यहाँ से भी अगर थोड़ा टाइम जाएगा तो आपका प्रीमियम डीके होने के काफी ज्यादा चांसेस है। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है इंट्राडे के लिहाज से लेना है तो लीजिए, अदरवाइज कैश इज ऑलवेज बेस्ट। बट ज्यादा मुझे अग्रेसिव टारगेट दिख नहीं रहे, तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे के लिहाज से ज्यादा बेहतर रहेगा डिम्पी जी। ₹2.45 पैसे की सर कॉल है एक 95 स्ट्राइक की, ये पूरा मंथ मिल जाएगा इनको, नवंबर वाला जो कि एक्सपायरी का है। तो ₹2.45 है, अभी 93 चल रहा है इसका स्पॉट कैनरा बैंक का। तो फिर ये कैसे करें फिर हम ट्रेड, या तो ₹2.45 वाले को जीरो मान के चले कि भाई जीरो हो जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस है, ₹2.5 की कॉल मिल रही है, टोटल रिस्क ₹2.5 का, स्टॉप लॉस भी इतने का कटता।
अगर हम कोई भी नहीं चीज नहीं, लेते हैं, अगर हम 2 रुपए नीचे का तो स्टॉप लॉस देते हैं ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है हम कॉल की कॉल जीरो करवा लेंगे, अपने इससे नीचे का स्टॉप लॉस ही नहीं रखते। या तो फिर ये कॉल 95 प्लस करने देखी जाएगी एक्सपायरी तक, अगर मोमेंटम मिल जाए तो, नहीं तो फिर बाहर आ जाते हैं। तो फिर ऐसे फिर कैश में थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, 1-1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लगा के। दिग्विजय जी देखिए, अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो कैश के अंदर ही हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1.5 रुपए का है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करता हूं तो मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो रहेगा 1 रुपए का रहेगा। 1 रुपए के नीचे अगर स्टॉक जो भी है, मतलब एज इन 2.5 रुपए का है, तो 1.5 रुपए का मेरा जो रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे मैं होल्ड नहीं करूंगा। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक्सपायर तक तो मैं इस कॉल को होल्ड करूंगा नहीं, बिकॉज इतना ट्रैक्शन मुझे स्टॉक के अंदर दिख नहीं रहा है कि एक्सपायर तक हम लोग होल्ड करें, बिकॉज आप इसको राइटर्स को आप मौका दे रहे हो इन शॉर्ट। तो इसलिए मैं स्पेसिफिक बहुत रह रहा हूँ कि इंट्राडे के लिए से आप ट्रेड कीजिए, भले आपको ऑप्शन में नहीं करना है मत कीजिए, 92 का स्टॉप लॉस लगाइए, कैश में आप ट्रेड कीजिए, बट इंट्राडे के लिए से ही रखिए। ठीक है, फिर आप एक काम करो, ऑप्शन ऑप्शन तो सब भूल जाओ, उसके अंदर कॉल पुट वगैरह, ठीक है, तो आप उसके अंदर 92 का एक स्टॉप लॉस लगाए, कैश में काम करो, कट जाने दो, अगर स्टॉप लॉस भी कट रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑप्शन के अंदर मत जाओ, 2.5 रुपए शायद गल ही ना जाए। अगर शेयर नहीं चलाना तो ये गल जाएगा, क्योंकि 2.5 रुपए आराम से राइटर्स को मिल जाते हैं, वो जीरो करने के लिए वो कर देते हैं, 10 पैसे की कॉल कर लेंगे बाद में, अगर ये नहीं चला तो। और थोड़ा सा मेरे को दिक्कत जो है ना वो मार्केट के साथ भी है, क्योंकि मार्केट और इसका जो कोरिलेशन है ना वो बड़ा ही एबनॉर्मल इन नेचर है। जिससे बाजार चल रहा था उस समय पे भी गर्म होना शुरू हुआ है अभी शेयर, और इसमें बाजार ठंडा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि हो जाएगा, हो सकता है उस समय इनमें थोड़ी सी एनर्जी आएगी। तो थोड़ा सा इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला गेम चल रहा है। ठीक है, जस्ट अवॉइडेड कैश में काम करो, 92 का एक स्टॉप लॉस रखिए कैनरा बैंक के अंदर। सर एक और शेयर है सुसामा जी का है, वो एचसीएल टेक के बारे में जरा पता करना चाहती है। एचसीएल टेक डिम्पी, देखिए काफी अंडर परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं आईटी इंडेक्स के अंदर, स्पेसिफिकली लास्ट 2 हफ्तों से। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अभी भी अंडर परफॉर्मेंस जो रहेगा कंटिन्यू रहेगा। बट अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 790 एक काफी अच्छा बेस जो है ऑलरेडी, एचसीएल टेक के अंदर काफी अच्छा बेस है 790 800 के करीब करीब। तो ज्यादा मुझे वीकनेस नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि वो लेवल से एक बार बाउंस आना चाहिए आपको, बट बाउंस भी जो रहेगा वो ज्यादा अग्रेसिव नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जहां से एक साइडवेज मूवमेंट हम लोग आईटी पैक के अंदर देख सकते हैं। तो ज्यादा अग्रेसिव होकर लॉन्ग ना करें, जहां पर ट्रैक्शन है वहां पर मुझे लग रहा है कि आपको ट्रेड करके चलना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल बढ़िया स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ट्रेडिंग के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा अभी अवॉइड करके चलना चाहिए। थोड़ा अवॉइड भी करके चलना चाहिए। ठीक है, हर शेयर की अपनी एक तासीर है, और इसके अंदर भी वो साफ साफ दिख रहा है कि भाई 800 वाली रेंज है, थोड़ा सा टाइम लेगा, इट विल टेक टाइम। अब सपोर्ट ले ही रहा है 800 के आसपास वाली रेंज के आसपास का। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर ब्रेक डाउन हो गया, यानी किसी रेंज को ब्रेक करके नीचे जाता, तो फिर थोड़ा 20-30 रुपए आपको सस्ता ही मिल जाएगा माल, अगर आप लेना चाहते हो। क्यों इसके अंदर अभी पंगे दे रहे हो? अभी रुक जाओ, उसको बाद सुषमा जी एक बार इससे भी थोड़ा सा भी दूर रहो एससीएल टेक से। ट्रेड मतलब वॉच लिस्ट में डाल दो ना, निफ्टी के जस्ट नीचे डाल के रखो, एससीएल टेक देखते रहो। 800 के नीचे जाएगा तो आपको पक्का, मैं डैम श्योर कह रहा हूँ, आपको 20-30 रुपए सस्ता ही मिलने वाला है। अगर नहीं जाता 800 के नीचे फिर देखते हैं। अभी अभी पकड़ो मत, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मत पकड़ो। सर बजाज फाइनेंस, एक बार जरा ये जो बिल्कुल हॉट टॉपिक है। जस्ट डे हाई मारा है बजाज फाइनेंस ने डिम्पी जी अगेन। मुझे लग रहा है कि देखिए इसका एक इमीडिएट हर्डल जो था 4610 का था, जहां पर हम लोग को लगा था कि ये थोड़ा रुकेगा, बट डिसिजनली क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है, पहले तो यहाँ पर आपको शॉर्ट्स अवॉइड करने चाहिए, क्लियरली शॉर्ट्स अवॉइड करने चाहिए। मुझे लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट लेवल है वो थोड़ा ऊपर का लेवल है 4800 4870। ये लेवल्स तक मुझे लग रहा है कि अगर ये 4600 के ऊपर सस्टेन करता है तो 4800 तक के भी लेवल तक आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मुझे पता है कि काफी सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बजाज फाइनेंस को शॉर्ट्स करेगा, क्लियरली मत कीजिए। देखिए एक ट्रेंडिंग स्टॉक है बजाज फाइनेंस, आज पहली बार ये ट्रेंड नहीं दिखा रहा है, हिस्टोरिकली भी इसने ऐसे ही ट्रेंड दिखाया है। तो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट्स को। लॉन्ग्स अगर है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो मैंने आपको 4600 को बोला, 4600 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आप होल्ड कीजिए। 4600 अगर इंटरडे में कट जाता है तो आप एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी, बट शॉर्ट्स अवॉइड करने चाहिए एज सच, और लॉन्ग्स में बने रहना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ये इसकी पुरानी हिस्ट्री है जो अभी आप देख पा रहे हैं। सर आपको बता भी गए कि जब ये चलता है तो चरण के अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है, जैसे कि आप इसका पुराना हिस्ट्री भी देख पा रहे हैं। जो 2000 का बेस बना के इसने चलना शुरू किया तो फिर रुका नहीं 4000 तक, और अब साइडवेज कंसोलिडेशन का सेकंड लेग
सेकंड वेव, बराबर जो भी बोलूँ आप, मेरे को पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, बट जो भी बोले इसको, ये नॉन स्टॉप चल रहा है और अभी कोई रिट्रेसमेंट, कोई थकावट के साइन नहीं है। सर आप भी यकीन मानेंगे, जब जब हमने बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की बात की है, कभी हमने ये नहीं कहा कि इसमें से आप इसमें शॉर्ट करो, कभी हमने नहीं कहा कि इससे आप इसको आप लॉन्ग मत रखो, कभी हमने नहीं कहा कि इसके अंदर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मत लगाओ। हमारा खुद का ऐसा मानना है, कम से कम 48 हो जाएगा। और ऐसे इसका बड़ा भाई मानो, छोटा भाई मानो, बजाज फिनसर्व, वो भी ऐसा ही है, उसके साथ भी ऐसे ही चल रहा है। अब लगे सर एक बार जरा बजाज फिनसर्व भी देख ही लो, जब बजाज फाइनेंस भी देख लिया तो डिम्पी जी बजाज फिनसर्व की भी अगर मैं बात करूं तो एक सेकेंड, 7500 का आ गया सर, ये भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम। सेम अगेन स्ट्रक्चर पूरा सेम है डिम्पी जी स्टॉक के अंदर। लेवल्स की अगर बात करूं तो इसके अंदर तो काफी ब्राइट लेवल है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आपको 8,000 रुपए के पहले रुकने की गुंजाइश नहीं दिख रही है स्टॉक के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। 8,000 आएगा तो मुझे लग रहा है कि वहां पर प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, शॉर्ट्स अवॉइड कीजिए, कोई भी डिप आते है तो लॉन्ग के मौके ढूंढने चाहिए। ठीक सर, हमारा भी यही टारगेट था कि कम से कम 8,000 ही आपको शेयर जरूर जरूर मिल जाएगा, डेफिनेटली बेहतरीन। तो फिलहाल दोनों शेयर्स के साथ आप बने रहो, शॉर्ट्स के बारे में भूल जाओ। कोई ये मत देखना कि बजाज फाइनेंस बहुत चल गया, बजाज फिनसर्व बहुत चल गया। सर आप, हो सकता है कईयों के लिए बहुत चल गया हो, लेकिन कईयों के लिए भी बहुत चलना बाकी भी है। तो ये भी सेकंड पॉइंट का एक दूसरा हिस्सा है, तो आप ध्यान रख देख के चलिएगा इसको। सर एक बार जरा बाटा इंडिया और देखिए, आज राकेश पोकर जी का सवाल है, काफी दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं। बाटा इंडिया सर, डिम्पल देखिए बाटा इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। मुझे लग रहा है कि 1,400 रुपए के अंदर ऊपर इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 1,400 रुपए के ऊपर आपको फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। एज ऑफ थोड़ा अवॉइड कीजिए, 10 रुपए की बात है, 1,400 के ऊपर मुझे लग रहा है कि फ्रेश खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। और डिम्पी जी मुझे लग रहा है कि देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करो तो महिंद्रा के अंदर काफी अच्छे ब्रेकआउट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं 660 के ऊपर। तो ये जो स्टॉक है आपको यहाँ पर आपको थोड़ा नजरिया रख के चलना चाहिए। 20 रुपए का नीचे आप स्टॉप लॉस लगाए, 640 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि 700 720 तक के टारगेट आपको जो है एमएनएम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं आपके सर बिल्कुल, मैं इंटरेस्ट मानता हूँ शेयर के अंदर, क्योंकि एक लंबा कंसोलिडेशन इसने दिखाया, पूरा बाजार चल गया, ये शेयर भी चला। फाइनली बिल्कुल लास्ट लेग ऑफ रैली जैसे मार्केट के अंदर से कह रही है कि चल रही है, उसके अंदर इस शेयर ने गर्म होना शुरू किया। एमएनएम है ना, सर डीजल इंजन है ना, धीरे धीरे गर्म होता है। तो ऑटो कंपनी है तो थोड़ा चलता भी धीरे धीरे, लेकिन जब गति पकड़ता है ना तो फिर स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसी इसकी स्पीड है। डन, नो डाउट, बेहतरीन शेयर। सर मैं इसको अभी लेना चाहता हूँ। मेरे को कोई आप नियर बाय का 20 रुपए का स्टॉप लॉस मत दो, मेरे को कोई और पास का स्टॉप लॉस दो। 650 का कहोगे तो मैं रख लेता हूँ, मेरे को 20 रुपए का स्टॉप लॉस तो मैं जम नहीं रहा सर। डिम्पी जी देखिए इसमें क्या है ना कि अगर मैं आपको लेवल्स की अगर बात करूं तो फिर आप एक काम कीजिए, 645 रुपए का, उससे छोटा तो स्टॉप लॉस नहीं है डिम्पी जी ऑनेस्टली। 645 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए इसके अंदर, वहां तक ही इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस बैठ रहा है। बट एक्चुअली इसके काफी बड़े स्टॉप लॉस है और बड़े टारगेट्स है। बट 645 के लिए ट्रेडिंग बेट के हिसाब से भी मुझे ठीक लग रहा है। सेम कैटेगरी में अगर आपको अगर यही चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, इसमें मैंने आपको 8-10 दिन पहले अदानी ट्रांसमिशन दिया था 300 रुपए के भाव में। सेम स्ट्रक्चर था, सेम कंसोलिडेशन से बाहर निकला था और वो स्टॉक अगर आप देखोगे तो करीब करीब 400 रुपए के अंदर ट्रेड कर रहा है। 8 से 10 सेशन के अंदर ये स्टॉक 300 वाला 400 हो गया। डेली चार्ट अगर आप इसका लगाओगे तो सेम ब्रेकआउट मिला था, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग थी। 304 रुपए पे हम लोग ने आपके चैनल पे रिकमेंड किया था, 350 400 के मेरे टारगेट्स थे। 400 रुपए के करीब करीब जो है इसने आज का हाई लगाया है और काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिले थे उस टाइम भी। और ओवरवेट खरीदारी मैंने आपको बताया था इसके अंदर और टारगेट काफी हासिल होते हुए इसमें। बिल्कुल सर, मैं डन, मैं आपके साथ एग्री कर रहा था, बिल्कुल मैंने आपसे कहा था कि हाँ ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पूरी एक रेंज का बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक मिलेगा। अभी 350 पार होने का 400 से देर लग रहा है, 2 ही सेशन में इसने 400 के लेवल को पार कर लिया। सेम मेरे को लग रहा है एमएनएम भी एक शेयर है। आपके बोलते बोलते 2-4 तो वैसे भी चल गया सर एमएनएम, लेकिन हाँ फिर भी मेरा मानना है कि 2-4 पे छोड़ो, अभी इसके अंदर एक बड़ी गेम आपको मिल सकती है। 63, 50, 64 इनफैक्ट हो गया, 61 पे तो हम आप बात ही कर रहे थे, हम 3 रुपए तो ऑलरेडी हाथ से मारे भी निकले हैं और 64-50 का भी रेट है। स्ट्रॉन्ग बार बन रही है और ग्रेट बार, अच्छी इंटरेस्टिंग बार है और मेरे को लग रहा है इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। पहले डेली चार्ट ही देखते हैं, फिर मैं जरा इस पे आ जाऊंगा अगले चार्ट पे। अभी भर लेंगे, ठीक है सर, डन सर, एग्री। 645 का स्टॉप लॉस है और मान के चलते हैं कि हो जाएगा 700, हो ही जाएगा, 65 तो हो ही गया। आपके बोलते बोलते क्या जबरदस्त कॉल दी सर, दिल खुश हो गया सर, मजा आ गया, बेहतरीन।
बहुत ही बेहतरीन कॉल है एमएडएम। आपकी स्क्रीन पे जो समय शेयर है एमएडएम का है जो 65 के आसपास में चलता हुआ, और अभी भी इसके अंदर एक मोमेंटम जबरदस्त बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है सर, शानदार मूव, इंटरेस्टिंग। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और कोई ऐसा कोई कैश का शेयर है इसमें जो नॉन फ्यूचर्स हो, थोड़ा कैश का शेयर हो? कैश के शेयर डिम्पी जी मैंने काफी रिकमेंड किए आपके चैनल पर, तो इतने ज्यादा कैश के स्टॉक बचे नहीं है, बट एक स्टॉक में फिर भी अगर बात निकली है तो मैं बताना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है कल्याणी स्टील, केएसएल। इसके अंदर काफी बड़े ब्रेकआउट्स हम लोग को देखने को मिले हैं कल के सेशंस के अंदर। अगर कल के हाइस के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये बड़ा मूव आपको दिखा सकता है, ऐसे 10 से 15% का मूव दिखा सकता है। तो केएसएल पे आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। और एक दूसरा स्टॉक भी मेरा रहेगा नाम इंडिया। नाम इंडिया के अंदर भी फ्रेश ब्रेकआउट्स अभी हम लोग देखने को मिल रहे हैं। अगर कैश के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो उसका जो लेवल था 295 उसको डिसिजनली ब्रेक किया है, तो नाम इंडिया पे भी आप ध्यान रखकर चल सकते हैं डिम्पी जी। सर नाम इंडिया का स्टॉप लॉस कर दोगे? अभी ये 297 98 पे चल रहा है और अभी इसने स्पीड पकड़ी है। ये कुछ वैसा ही है एमएडएम जैसे ही है, ये स्पीड पकड़ के एकदम से आपको आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसमें क्या करें सर फिर? अभी अभी अगर अभी लेना चाहते हैं, अभी लेना चाहता हूँ मैंने, इसी समय लेना चाहता हूँ। एकदम से छोटा स्टॉप लॉस अगर आपको चाहिए तो 294 का रहेगा इंट्राडे के लिहाज से, और ओवरऑल स्टॉप लॉस इसके अंदर आपका रहेगा जो 290 के करीब करीब आप लग के चल सकते हैं। 290 और 294 मेरे दो एसएल हो गए हैं इसके अंदर। डन सर, और मैं टारगेट क्या रखूं फिर सर? 298 चल रहा है अभी, और मेरे 310 रुपए का पहला टारगेट रहेगा डिम्पी जी इसमें, 310। चांसेस है सर जिस स्पीड से चल रहा है, अगर आज 300 के ऊपर की क्लोजिंग दे जाए तो 310 आपको कर देगा ये? कर सकता है, बिल्कुल आज ही कर सकता है। बस इसको 300 के ऊपर आज ले आओ एक बार, फिर ये दिखाएगा आपको मुझे, फिर किसको दिखाते हैं कि हाँ ये शेयर कैसे चलते हैं, क्योंकि मेरे डेप्थ बहुत ज्यादा होती है और एक लंबे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट से रहे हैं। थोड़ा डिले है, बस इतना ही इसमें एक चिंता वाला रहता है, बट ये लंबे लंबे कंसोलिडेशन के पास जो है ना वो बहुत काम के है। ठीक है। अच्छा पुजारा जी पूछे जो टारगेट कितने का? सर 310 का है नैम इंडिया का, और 294 290 दो स्टॉप लॉसेस हो गए, ये आपको यहाँ पे रख लीजिएगा। और कैश के हिसाब से एक दूसरा शेयर है सर केएसएल जो आप बता रहे हैं, इसका स्टॉप लॉस दोगे सर केएसएल का? 230 रुपए का डिम्पी जी। इसमें केएसएल का आपको जो इमीडिएट बेसिस पर स्टॉप लॉस रहेगा 230 या 225, ये दो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। 260 का इमीडिएट बेसिस पे टारगेट रहेगा मेरा। 260, अभी 240 चल रहा है। ठीक है, 10 का सर, अब 20 रुपए का मोटा मोटी टारगेट है, तो 1:2 तो यहाँ पे बन रहा है। सर मैं इन दोनों में से अगर आपसे एक बोलूं कि एक शेयर आप लोगे तो क्या नैम इंडिया लोगे? देखिए डिम्पी जी, टाइम फ्रेम डिफर करता है। अगर मैं ब्रेकआउट्स की बात करूं तो अनडाउटफुली केएसएल के ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो जो वॉल्यूम एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसका मतलब ये है कि ये भले आज ना चले या कल ना चले, बट बहुत जल्दी आपको इसमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो केएसएल पे मेरा ज्यादा कन्विक्शन है डिम्पी जी। ओके, तो ठीक है, तो आपको थोड़ा कन्विक्शन और थोड़ा सा ज्यादा है। हमें एक्चुअली इसकी थोड़ा आरएसआई भी डालनी थी, दोनों के नीचे रख ही लेते हैं सबकी, दोनों आगे आरएसआई मेरे को लग रहा है ठीक ही है, कुछ खास दिक्कत नहीं, कोई ओवरसोल्ड कोई ओवरबॉट वाला गेम नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छे से ठीक ठाक से इसके अंदर दोनों ही शेयर की लिस्ट है। और मेरे को तो नैम इंडिया भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, इंटरेस्टिंग। हालांकि मैं ये शेयर थोड़ा कम देखता हूँ, बट फिर भी ये शेयर मेरे को काफी ठीक लगा कि इसके अंदर भी एक बार ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है सर, इंटरेस्टिंग। दोनों शेयर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन शेयर्स आपने दिए सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रोहित सर हम आपसे फिर कनेक्ट होंगे और जरा कुछ एक और शेयर फिर आपसे फिर चर्चा करते हैं। लेकिन आज ये दोनों शेयर्स आपने कनेक्शन बन दिया, मेरा और शेयर लेना ही नहीं चाहता आपसे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि नैम इंडिया और केएसएल जो आपने दे दिया ना ये काम का, तीसरा एक आपने एमएडएम भी दे दिया। ये तीनों ही शेयर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इन तीनों के अंदर थोड़ा करते एक्सपेरिमेंट फिर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।